आप सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? इस उम्मीद आशा के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने जीवन में उन सभी कार्यों को कर रहे होंगे जिससे आपकी जीवन एक सफल राह पर आ जाएगी कुछ समय बाद। तो स्वागत है। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे क्या आप सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। और आप सभी को पता है आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर की। लेकिन साथ ही साथ बताऊं आप सभी लोगों को, सिर्फ इसमें आज की नहीं, हम लोग रिवाइज करते हैं पहले पिछला वाला करंट अफेयर, फिर आज का सेशन करते हैं और फिर इसके बाद आप सभी को कुछ स्टैटिक जीके कराता हूं। फिर उसके बाद एक क्लास, एक सवाल आपके लिए होमवर्क में देता हूं। और आप सभी को ये भी मैं बता दूं, जो मेरी ये क्लास होती है ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। चाहे वो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, या रेलवे की तैयारी कर रहा है, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी लेवल तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप सभी के लिए स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड इक्वेशंस वो मैं सभी को कराता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का। आ जाओ भाई सभी स्टूडेंट्स। और आप सभी को पता है, शुरुआत करने से पहले हम एक छोटे से थॉट के साथ हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग एक लाइन सुने होंगे, शाहरुख खान का एक लाइन होगा कि कुछ अजीब एक लाइन था ना, कि जिसको तुम अगर शिद्दत से चाहो तो उसको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। इसी तरीके से मैं कहूंगा मेरे भाई, आपके सपने हैं, अगर आपने अपने सपनों के प्रति शिद्दत लेकर आ गए, अगर आपने लेकिन अगर आपने अपने सपनों के प्रति मेहनत जारी कर दिया, अपने सपनों के प्रति शिद्दत के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं सच बता रहा हूं, पूरी कायनात आपके सपनों के लिए रास्ते बनाना शुरुआत कर देती हैं। तो जरूरत पहले आपको है कि मेहनत करना शुरुआत कीजिए। मेहनत आप नहीं करेंगे तो रास्ते अपने आप आपके इधर उधर डगमगाएंगे, लेकिन शुरुआत अगर आपने कर दी मेहनत की, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। रास्ते पहले से किसी के नहीं बनते हैं, शुरुआत करने के बाद रास्ते बनते हैं। स्वागत आप सभी मेरे प्यारे साथियों का। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले पहले आपको पता है रिवीजन करते हैं हम सभी लोग। सवाल पहला आपकी स्क्रीन पे, प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? हु हैज लॉन्च्ड द प्रेस सेवा पोर्टल? क्या इसका आंसर होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बता देंगे तो आप सभी को पता है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? तो आप सभी को मैंने कल ही इस सवाल को कराया था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। 21 अगस्त आपका बिल्कुल बेटा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देगी? तो आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जो कि चाहे वो एनडीएमसी हो, डीडीए हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी के लिए ये आपकी एप्लीकेशंस लागू है। मतलब आप अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज कर सकते हैं, जिसका नाम दिल्ली मित्र है। अगला सवाल है, कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की परियोजना जो है किस राज्य में शुरुआत करी जाएगी, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और 1500 प्लस करोड़ के साथ इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान, आपके कोटा के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित डिवाइस का नाम क्या है जो ब्रेन इंजुरी और ब्लीडिंग का पता लगाता है? तो आंसर आप सभी को पता है, मैंने कल डिस्कस किया था कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी हो रही ब्लीडिंग या फिर किसी भी प्रकार का जो ब्रेन के अंदर हो रहा डैमेज को तुरंत पता लगाएगा, सिर्फ मात्र 2 मिनट में। ऐसा ये डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है सेरेबो। अगला सवाल है, देश की पहली हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली का जो है शुभारंभ कहां किया गया है? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, वाराणसी शहर में इसका शुभारंभ किया है, जो कि 28 पैनल्स लगे होंगे, आप सभी के 28 पैनल्स। और साथ ही साथ आप सभी को मैंने ये भी बताया था, इन 28 पैनल्स जो लगे होंगे ये आपके 15 किलो वाट तक की ये जो बिजली है वो प्रोड्यूस करेगी। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान कब शुरू किया गया था? तो आंसर जल्दी से फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बता देंगे तो भैया बिल्कुल आपका सी 19 अगस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम आप सभी लोगों को मैंने बताया था बदल दिया गया है। जलालाबाद कहां पर आता है? तो मैंने बताया था लखनऊ में
जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक राजधानी, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसी में ही एक आपका जिला पड़ता है जिस जिला का नाम है शाहजहांपुर। उसी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जलालाबाद, और इसी जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी रख दिया गया है, और अप्रूवल भी मिल चुकी है सेंट्रल की तरफ से आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? ठीक है, तो आप सभी को पता है अमित शाह जी के द्वारा जो है 3 ऐसे बेसिक बिल जो है वो आपका शुरुआत किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, 30 दिन तक अगर वो किसी भी अपराध में, गंभीर अपराध के लिए अगर वो डिटेन किया गया, हिरासत में रखा गया है और उसकी सजा 5 साल तक अगर है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बेसिकली इसका मतलब था। अगला सवाल, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन स्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है? तो आप सभी को पता है असम के अंदर जो गुवाहाटी वाला एरिया है, यहां पे IIM जो है खुलने वाला है। आपके 500 प्लस करोड़ अमाउंट के साथ ये जो अमाउंट जो है आपका अलॉट किया गया है, तो जो कि 22वां IIM कॉलेज आपका ये होने वाला है पूरे भारत देश के अंदर की अगर हम बात करें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो लेट्स बिगिन टुडेज करंट न्यूज एनालिसिस विद यू ऑल। सो वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अभिषेक शुक्ला जी, जिसमें आप सभी के साथ हम डिस्कस करते हैं वो सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आइए, स्वागत है पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण कहां किया गया है? एक्चुअली डबल बार हो गया है, कहां किया गया है? तो आप सभी को पता है अग्नि 5 मिसाइल जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आप सभी लोग यहां पे लिख सकते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। किस राज्य में किया है? तो आप लिखेंगे उड़ीसा। कहां पर किया है? तो चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर के अंदर किया है। अब देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट मिसाइल है। अभी आपको रिसेंट में देखा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खत्म हुआ। युद्ध क्या, ऑपरेशन था छोटा सा, जितना हमें सिखाना था उनको सीख दे दिया हमने। साथ ही साथ अब आपको देखने को मिलेगा कि इसका टेस्ट किया गया। ये अग्नि 5 है, इसके पहले अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 जो है इसका टेस्ट किया गया। इसके पहले 2012 में भी इसका टेस्ट किया जा चुका था। आप सभी को मैं इसके साथ ही साथ बता दूं, उड़ीसा के अंदर जो है इसका आपका टेस्ट किया गया। इसकी विशेषता है कि ये एक तरीके का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो आपकी ऊपर जाती हैं और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आती हैं। ठीक है, इसकी रेंज अप्रोक्स 600 किलोमीटर ऊपर जा सकती है और आपके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला कर सकती है। ये भारत का ऐसा पहला मिसाइल है। 5,500 किलोमीटर से भी आपके दूर जाके ये मिसाइल जो है हमला कर सकता है, पहली चीज। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि ये एक बार में कई टारगेट्स को, ये मल्टी इंडिपेंडेंटली मिसाइल है, एक बार में कई टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो कि अलग अलग टारगेट्स के लिए सेट किए जाएंगे। एक बार ये उड़ेगा, ऐसा ऐसे समझिए, एक बार ऐसे तरीके से उड़ेगा और इसके अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल्स अलग अलग टारगेट्स के लिए सेट किए जाएंगे। जब ये नीचे को आ रहा होगा तो हर टारगेट के लिए जो है ये अपना सेट है ऑलरेडी और पूरी तरीके से उन टारगेट्स को तबाह कर देगा। इसीलिए बड़ा जरूरी है, जिसकी आप बात करते हैं सरफेस टू सरफेस ये मार करने वाली ये मिसाइल है। और साथ ही साथ इसकी लगभग अप्रॉक्स 5,000 किलोमीटर नहीं, 5,500 से भी ऊपर इसकी मिसाइल की रेंज है, जिसकी हाइट जो है 600 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो मैंने बताया ना कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब ही यही होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स। एक बार में अलग अलग टारगेट्स को ये हिट कर सकता है, ऐसा ये मिसाइल है। जिसमें आप सभी को बता दूं ये पहला इसका जो टेस्ट है वो 2012 में ही हो चुका था। इस मिसाइल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तुर्की हो गया, या जैसे कई देशों को मारने की क्षमता रखता है। यहां तक कि यूरोप के कुछ देश तक इसका जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। इतना, क्योंकि इसको मैंने क्या बोला, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM मिसाइल है। कहने का मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकता है, ऐसा इसका रेंज है।
इसके साथ आप सभी को बता दूं मैं यहाँ पे, आपकी इस अग्नि 5 रेंज की इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ये रहा पोलैंड यूरोप में, यहाँ तुर्की, रूस, चीन, पाकिस्तान, और यहाँ है हमारा ये देश रहा प्यारा भारत। यहां से अगर लॉन्च कर दिया ना भाई साहब, खत्म है, ये तबाह है। इस तरीके से सूडान को भी देख सकते हैं, इस तरीके की इसकी पावर है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और डिटेल समझने का प्रयास करें तो अग्नि 1 की बात करें तो इसकी रेंज जो थी वो 700 किलोमीटर तक थी, जिसको 22 मई 1989 को टेस्ट किया गया था। अग्नि 2 मिसाइल की बात करें, 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। 11 अप्रैल 1999 को इसकी टेस्टिंग करी गई थी। अग्नि 3 की बात करें, 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, जिसको 9 जुलाई 2006 को टेस्ट किया गया था। अग्नि 4 जो है ये आपकी 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, जिसको 10 दिसंबर 2010 को टेस्ट किया गया था। और अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जिसको 19 अप्रैल 2012 को टेस्ट किया गया था, पहला जो टेस्ट हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था आप सभी के लिए। और हमारे देश की जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा ये योगदान हुआ है। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं डिफेंस के अंदर, उसमें भी हमारा योगदान बढ़ा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि भैया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक, कहने का मतलब थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सा देश बना है दुनिया का? एज ऑलवेज यूएस पहले नंबर, चीन, और तीसरा हमारा प्यारा भारत है, जो कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में रैंक हासिल किया है। सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूं, विंड एनर्जी में चौथे रैंक पे है, सोलर एनर्जी में तीसरे रैंक पे है। तो आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहां बता दूं, जुलाई तक की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस है वो इस तरीके का है कि विंड एनर्जी में चौथे नंबर पे है, और आपका सोलर एनर्जी में तीसरे नंबर पे है, जो कि भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट तक भी करता है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? तो आप सभी लोग एक चीज और समझिए, सोलर पावर कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपके देश के अंदर, भारत के अंदर 1,08,494 गीगावाट घंटा तक की, जो कि जापान से कई ज्यादा अधिक है, इतना उत्पादन हमारे देश के अंदर होता है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहले से देखें तो पहले 38 थी, जो कि बढ़कर अब वो 74 हो चुकी है। ये हमारी पावर बढ़ी है, गीगावाट हो मतलब इंक्रीज हुई है। और क्यूमुलेटिव सोलर पावर मतलब पूरा कंप्लीट अगर हम लोग इकट्ठा सोलर पावर एनर्जी की बात करें तो वो जो है 119 गीगावाट तक इंक्रीज हो चुकी है। पहले स्थान पर जो है आपका वो चीन है, दूसरे स्थान पर, अच्छा मैंने यूएस बोल दिया था गलती से, पहले स्थान पर चीन है, यूएस आपका दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पे जो है वो भारत, और चौथे पे आपका जापान है अगर हम लोग सोलर पावर जनरेशन की बात करें तो। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अगला सवाल का आंसर दीजिए फटाफट। क्या है आंसर? आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ रीएम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड। जैसे कि आप सभी को पता है पहलगाम अटैक हुआ हमारे देश के अंदर 22 अप्रैल को। ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट के द्वारा अलग अलग अटैक किए गए, जिसमें हमारे देश के या फिर और देशों में भी जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसमें अलग अलग आम पब्लिक जो है वो बेचारे मारे जाते हैं। उन्हीं की याद में जो है ये दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस डे जो है ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है अगर इसका आंसर करेंगे तो आंसर होगा 21 अगस्त हर साल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 में इसकी शुरुआत की गई। हर वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। इसका मेन एम ही यही है कि कलेक्टिव एक्शंस फॉर विक्टिम्स फॉर टेररिज्म, मतलब आपके जो टेररिज्म है उसके खिलाफ पूरे लोग देश मिलकर कलेक्टिव एक्शंस लें उनके खिलाफ, और इनके द्वारा जो हमारे आम नागरिक को नुकसान पहुंचा है उनको हम लोग आप सिक्योर कर सकें, और जो बच गए हैं जिनकी जान जा चुकी है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं रहती है, और लेकिन जो बच गए हैं उनको और ज्यादा हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको संवेदनाएं दे सकते हैं, इसके प्रति काम करना ये इस डे का जो है थीम है। और ये कह सकते हैं इस डे के बिहाफ पे ये मनाने वाला रिगार्ड्स है। इसका मेन पर्पज यही है कि पीड़ितों का सम्मान करना, बचे लोगों का समर्थन करना, और न्याय और शांति को वकालत करना।
अगले सवाल की अगर हम, सवाल तो नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा मेजर डेज डिस्कस कर लेते हैं कि इस रिसेंट में कौन कौन से डेज जो हैं आपके अगस्त के अंदर देखने को मिलेंगे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस था, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, 8 अगस्त को भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस था, रक्षाबंधन मत बोल देना कोई भी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, 13 अगस्त को विश्व अंगदान, आप सभी लोगों ने वर्ल्ड डोनेशन डे आपने मंगाया, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 20 अगस्त को विश्व मॉस्किटो वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाया गया, 20 अगस्त को आपका सद्भावना डे गुडविल डे भी मनाया गया, और आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, आंसर करिए फटाफट। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप सभी लोग? जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका काम ही यही होता है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कोई गंभीर अगर क्राइम करता है तो उसको सजा देने का कार्य करती है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल आप कह सकते हैं। उसके ऊपर जो है अमेरिका के द्वारा ऐसे 4 लोगों के ऊपर जो है, जो कि इसके अंदर शामिल थे, उनके ऊपर जो है बैन कर दिया गया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण इसके पीछे ये बताया है कि जो आपका भी इजराइल के टाइम पे जो बेंजामिन नेतन्याहू वहां के जो आपके प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे वार्तालाप हुए हैं युद्ध के बीच में, जब ईरान से हो रहा था, तो उसके बिहाफ में कुछ ऐसे गलत आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, गलत आरोप लगाए गए हैं और उनके बिहाफ पे कुछ ऐसे युद्ध अपराधों में इनके ऊपर आरोप लगाकर उनकी भूमिका निभाई है। इसके बिहाफ पर ही ये जो बैन है अमेरिका के द्वारा लगाया गया है आईसीसी के 4 ऐसे अधिकारियों के ऊपर। वो 4 अधिकारी कौन थे? पहले हैं फ्रांस के जज निकोलस ग्यूलोमे, कनाडा के जज किम्बले प्रोस्ट जी हैं, और नजहत शमीम खान जी के ऊपर लगाया, और मैम मेंडिए नियांग जो कि सेनेगल के हैं। तो इन 4 जजों के ऊपर जो है ये लगाया गया है। आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है आप? क्लियर आप सभी लोगों को? चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है, ये इसकी स्थापना जो देखें तो 1 जुलाई 2002 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर थे जो आपका नीदरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, द हैग के अंदर। इसका नेचर यही है कि स्थायी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल इसका पहला नेचर, पहला उसका स्थायी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल था। इसका मेन उद्देश्य है कि गंभीर जो आपके इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उसकी पूरी तरीके से जांच करना, इंस्पेक्शन करना और फिर उसके बिहाफ पे सजा देना। इसके अंदर 125 देश हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा भारत, चाइना और आपका यूएसए जो है इसका हिस्सा नहीं है, और हिस्सा होता तो शायद इसके ऊपर लगाता भी नहीं। अगला सवाल, असम में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड अब नहीं बनाया जाएगा? देखिए असम जो है अभी रिसेंट में देखेंगे बहुत सारी न्यूज, ऐसा मुझे लगता है कोई दिन शायद जाएगा जिस दिन असम के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा होता हूं। असम अपने आप में अब एक बहुत ही विकसित राज्य बनता जा रहा है, जो कि जरूरी भी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए। साथियों असम के अंदर अभी मैंने बताया आईएम यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। असम के ही अंदर आप सभी लोगों को बताया था अभी और कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जीआई टैक्स के मामले में। इसी तरीके से जो असम के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब ये है कि जो कुछ अलग अलग जगह से या फिर आपके लीजिए अलग देश से अगर कोई गलती से चोरी से आपके उस राज्य में घुस रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही कैसे की जाए, कैसे पता लगेगा कि ये इलीगल आपके इमिग्रेंट्स हैं। तो इसी वजह से इन्होंने एक एक्शन लिया है कि 18 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति होगा असम के अंदर, अब पूरी कहानी सुनिएगा, 18 साल से ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति होगा असम के अंदर तो उसका अब आधार कार्ड, नया आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। मतलब आधार कार्ड आपको 18 साल से पहले बनवा लेना है। अब कहोगे तो सर अभी ऐसे कोई अगर होगा, मान लीजिए असम के ही लोग हैं और वो 18 साल से अगर ऊपर हैं तो उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा? बनेगा। उनको 1 महीने तक का वक्त दिया गया है कि जो भी असम के अंदर, चाहे वो आपके ट्राइबल पीपल्स हैं या फिर टी ट्राइबल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको ये बोला गया है कि भैया तुम एक, या वहां के जो नागरिक हैं अभी उनको 1 महीने का वक्त दिया है कि वो बना सकते हैं अपना आधार कार्ड।
लेकिन और जो वहां के आपके SC ST या T ट्राइबल्स जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको 1 साल का वक्त दिया गया है कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसका मेन रीजन ही यही बताया गया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर ऑथेंटिसिटी किया जाए। जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर रोक लगाया जा सके और आपके जो वहां पीपल्स रह रहे हैं पीपल्स की ऑथेंटिसिटी और प्रॉपर जो आइडेंटिटी है उसका पता लगाया जा सके और आपके असम राज्य के जो लोगों की है उनकी सुरक्षा की जा सके। इसका मेन एम यही रखा गया है। जिसकी उम्र है 18 साल से ऊपर, आधार कार्ड जो है अब वो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन 1 महीने का मोहलत दिया गया है आपको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये इसकी डिटेलिंग है। मेन इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना जो कि आपके भारत देश के अंदर आके इंडियन सिटीजनशिप को ले रहे हैं। ठीक है, उसका मेन एम के साथ इसको लेकर आया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो भी ऐसे SC और ST हैं या फिर जो भी ऐसे T ट्राइब हैं उनको अभी भी 1 साल तक का मोहलत दिया गया है। 18 साल से अगर वो ऊपर हैं तो आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन आम जो नागरिक हैं उनको सिर्फ 1 महीने का मोहलत दिया गया है। ठीक है, अगला आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में बता दो आधार कार्ड के बारे में। तो ये एक यूनिक ID कार्ड होता है इंडियन सिटीजन के लिए, जो कि 12 अंकों का ये यूनिक आइडेंटिटी दिया जाता है। और आप सभी लोगों को बता दूं ये किसके द्वारा ये आपका हैंडल किया जाता है, आपका सिस्टम पूरा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आप सभी ने नाम सुना होगा UIDAI का। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। आधार कार्ड के बारे में देखेंगे तो UIDAI की स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके इस समय CEO जो है वो भुवनेश कुमार हैं, जिसके हेड नीलकंठ मिश्रा जी हैं UIDAI के। अगले सवाल पे आते हैं। दुनिया के सबसे दयालु जज माने जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो का रिसेंटली में निधन हो गया। बताइए ये किस राज्य से, किस देश से बिलोंग करते हैं? आप सभी लोगों को इसका आंसर करना है। तो आप सभी को पता है क्या होगा, जल्दी से आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं कि जिनका फ्रैंक कैप्रियो, क्या नाम है इनका? फ्रैंक कैप्रियो, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, ये आपके अमेरिका राष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिनका उम्र थी 88 वर्ष और इनको एक पैंक्रियाटिक कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद जो है दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। और इनको कॉट इन प्रोविंस नामक टीवी शो से काफी ग्लोबल प्रेजेंस मिली थी और भारत के ऐसे कई सहित देशों में उन्हें दुनिया का सबसे काइंड जज माना जाता था। आते हैं अपने अगले थोड़ा सा, अच्छा हाँ, अभी थोड़ा सा और बीच में डिस्कस कर लेते हैं कि रिसेंट में किस किस का निधन हुआ है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सलीम अख्तर जो कि वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक रहे हैं। गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी गायक थे, इनका भी निधन हुआ है। विष्णु प्रसाद जो कि मलयालम अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, इनका निधन हुआ है। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक, अभिनेता मतलब एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही थे, इनका भी निधन हो गया है। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर ये भी थे। और विजय रूपाणी पूर्व CM गुजरात, आप सभी को पता है रिसेंट में जो हादसा हुआ था अहमदाबाद के अंदर। और MR श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, इनका भी निधन हो चुका है। और जयंत नारिलकर खगोल वैज्ञानिक रहे थे, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये रिसेंट में कुछ ऐसे फेमस ऑर्बिटरी हैं जो कि रिसेंट में हुए हैं और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर से यही कामना है कि इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर किसी न किसी तरीके से बहुत बड़े लेवल पर योगदान रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के अनुसार किस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा? विच बोर्ड विल बी डिसॉल्व्ड एज पर दी उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है, माइनॉरिटी क्या होती है? बेसिकली देखिए, अल्पसंख्यक जो कि किसी राज्य या किसी देश के अंदर कम पाए जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम्स की संख्या कम है, बुद्धिस्ट की संख्या कम है, या फिर आपके जो क्रिश्चियन की संख्या कम है, पारसी की संख्या कम है कि नहीं? तो ये सब जो हमसे जो मेजोरिटी में, उनको तो मेजोरिटी बोला जाता है, हिंदू मेजोरिटी में, ऐसे बाकी के जो धर्म है वो माइनॉरिटी में है।
तो इस समय यहाँ पे क्या होता था, उत्तराखंड सरकार के अंदर या उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मदरसा बोर्ड है, इस समय सिर्फ इसको ही प्रायोरिटी दिया जाता था, इसी को ही प्रिविलेजेस दिया जाता था, और यहीं पे उर्दू सिर्फ सिखाया जाता था मदरसा बोर्ड के अंदर, जो कि होता ही है। तो अब यहाँ पे मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाएगा, और ऐसे और भी नए नए आपके जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो है दर्जा दिया जाएगा। नए स्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे, ध्यान से समझिए, यहां पे नए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं जाएंगे, बल्कि यहां पे माइनॉरिटी, जो यहाँ पे माइनॉरिटी है, चाहे वो सिख से रिलेटेड हो, चाहे बुद्धिस्ट रिलेटेड हो, चाहे वो जैन धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन से हो, इन सभी को एक माइनॉरिटी स्टेटस मिला जाएगा, और माइनॉरिटी स्टेटस के साथ इनको इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो सोशल एक्ट हो, कल्चरल एक्ट हो, उसके अंदर खुद को रजिस्टर कराना होगा इनको। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के अंदर माने तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही यहां पर जो है दर्जा दिया जाता था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो है दर्जा दिया जाता था। लेकिन जो यहां पे अब सिख पीपल होंगे, तो सिख के अंदर सिख के लोगों के द्वारा एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है गुरुमुखी। क्या नाम है? गुरुमुखी। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी सिख के द्वारा बोला जाता था, और इसी तरीके से बौद्ध के द्वारा बोला जाता है एक लैंग्वेज जिसका नाम है पाली। क्या नाम है? पाली। तो इनके लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया जा सके, और वो बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब इनके लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया कैसे जाएगा? जब ऐसे ऐसे नए नए इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल पाएगी। तो इसीलिए पंजाब को भी, मतलब सिख लोगों को भी, और आपके बौद्ध लोगों को भी, और जैन लोगों को भी अब जो है रिकॉग्निशन मिल सकेगा, जिसका यहाँ पे एजुकेशन बिल की बात करें तो इसका मेन एम ये है कि और भी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना, इस बिल को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है। कहने का मतलब अभी जो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी तक इस बिल को मतलब स्थापित किया गया था, अब उसको जो है और भी माइनॉरिटी तक जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें प्रावधान है कि आपको इसका गठन किया जाएगा, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मान्यता लेनी होगी। ध्यान रखना, मान्यता लेनी होगी, जो कि 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात आप सभी लोगों को? ठीक है, चलिए। तो कौन सी, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो याद रखिएगा गुरुमुखी और पाली लैंग्वेज को। ठीक है, अगला सवाल है, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जो है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है, वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, बेटा मैंने क्या बोला है, ये स्टैटिक जीके से सवाल है। देखिए, अब ये है स्टैटिक जीके का सवाल, लेकिन ये पूछा है करंट में, तो आप सभी को पता है ये करंट में पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इस सवाल को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेटा। ठीक है, तो आप सभी का ये क्या है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो जल्दी से बताएंगे, तो आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। जम्मू कश्मीर बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है आपका हिमालयन किंग फिशर पर ये आपका हुआ। आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपके डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर। शुभंकर कौन है? हिमालयन किंग फिशर है। उद्देश्य इसका मेन एम रखा गया है क्या, कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर और इकोलॉजी है उसका पूरी तरीके से और भी अच्छे लेवल पर बढ़ाना, और साथ ही साथ खेलो इंडिया की जो पॉलिसी के तहत है उसमें वाटर स्पोर्ट को भी बढ़ावा देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाटर स्पोर्ट्स भी आपके ओलंपिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारे देश के अंदर ओलंपिक मेडल्स इस वाटर स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आया जा सके, इस वजह से इस कल्चर को मनाया जाता है। और इस कल्चर के ही नहीं, सिर्फ एक कल्चर ही नहीं, इस देश का एक गर्व के रूप में इसको देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर ओलंपिक के अंदर हम देखते हैं, ओलंपिक के मेडल में हमारा देश देखता है। इसी वजह से इस फेस्टिवल को बड़े लेवल पर मनाया जाता है। आयोजक कौन रहा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आपका जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज किए, जिसमें बहुत, जितने टोटल 500 से अधिक इसके अंदर एथलीट्स रहे, और इसमें अलग अलग खेल हुए, जिसमें सेलिंग, कैनोइंग, कायाकिंग है। तीनों आपका वाटर स्पोर्ट्स ही, नाव ही चलाते हैं। सेलिंग में भी आपका नाव चलाते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लोज रहता है। कायाकिंग में पूरा क्लोज रहता है, जहां पे 2 ड्राइवर बैठा होता है, बस उसके ऊपर ओपन रहता है। ये है सारा नाव चलाने वाला ही गेम। ठीक है,
कुल पदक जो है इसके अंदर 24 गोल्ड मेडल्स इसके अंदर रखे गए थे, और जो कि आपके ओलंपिक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम के हिस्से में आता है। ये वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट एंड शिकारा रेस भी इसके अंदर आपका रिप्रेजेंट करने की बात हुई। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है आप सभी की इंफॉर्मेशन थी जो कि खेलो इंडिया हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट जो कि रिसेंट में आपके हुए हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो आपके बिहार के पटना, गया और राजगीर और दिल्ली के द्वारा जो है ये, सॉरी, दिल्ली में ये आपका आयोजन हुआ। और किसके कौन विजेता रहा, तो महाराष्ट्र इसका विजेता रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये आपका लेह और गुलमर्ग के अंदर ये आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय सेना जो है इसमें जीत हासिल की थी। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये घोघला बीच द्वीप पर ये आपका यहां पर आयोजन हुआ था, जिसमें मणिपुर की जीत हुई थी। और इसी के साथ साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये आपका नई दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ, नई दिल्ली के अंदर खेला गया, आयोजन हुआ, जिसमें जीत हरियाणा वालों की हुई थी। और इसी तरीके से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये जयपुर राजस्थान में खेला गया और आयोजित, सॉरी, अभी खेला नहीं गया है, जयपुर राजस्थान में ये होगा, जो कि आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ स्टैटिक के पार्ट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कहा हुआ है ना कि भाई देखो, आप सभी के लिए यहां पे कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, न्यूज के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, और वो भी चीजें कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक सवाल से 4 सवाल बन सकते थे और सबके बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अभी एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो इस न्यूज पे बनाया था, याद कीजिएगा। सवाल है, जीएसटी के कौन कौन से स्लैब अब रहेंगे जो कि पहले क्या थे, सारा डिटेल में हम समझते हैं। आप सभी को पता होगा, इसके पहले जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। इसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करें बेटा, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी आप सामान लेते हैं, उस सामान पे जो सामान और सेवाएं का जो आप सभी लोग कह सकते हैं कंज्यूम करते हैं, उस पर जो टैक्स लगा हुआ होता है उसी को जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, ये इसके बारे में देखें तो ये आपकी जो है 4 स्लैब में अभी तक बटी हुई थी। पहले 5 था, लेकिन कम करके इसको 4 किया गया। 4 वो कौन कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं, 5, 12, 18 और 28। जिसमें 28 वाला जो है, इसमें सारे वो लग्जूरियस आइटम्स आते थे जिनके ऊपर टीवी, फ्रिज, कार, इन सब के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता था 18%। अब जो है जीएसटी को कम करके 2 स्लैब कर दिया गया है, इसके 4 स्लैब से 2 स्लैब कर दिया गया है। जो है आपका कितना परसेंट है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितना परसेंट है आपका, जल्दी से। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अब पहले 4 थे, अब जो है आपका 2 कर दिया गया है, जो कि है आपका 5% एंड 18%। ठीक है, 5% एंड 18%। कहने का मतलब, अब जो 12% की वस्तुएं थी अब वो 5% के अंदर आ जाएंगी। जो 28% की वस्तुएं पे लग रहा था जीएसटी, अब वो 18% उस पर लग रहा होगा। आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इस 21 अगस्त 2025 को जीएसटी के दरों को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, जिसमें आप सभी को बता दो 15 अगस्त 2025 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले के ऊपर जो है पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि हम जो है जीएसटी के स्लैब को कम करेंगे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे टैक्स को और भी इजीली तरीके से कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट को ये जो प्रस्ताव था गवर्नमेंट का कि जीएसटी के स्लैब को कम करना है, इसको पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुका है। और अब जो है 5% और 18% ही ये 2 स्लैब सिर्फ रह जाएंगे, जिसमें दिवाली 2025 तक ये नए जो रेट हैं जीएसटी के वो लागू कर दिए जाएंगे। मतलब अप्रूवल मिला है, अभी लागू नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। अभी अभी इस पे समझने का प्रयास करें तो नई अभी क्या डील है कि 5% वाले जो हैं वो उसके अंदर जो भी नेसेसिटी गुड्स हैं, जरूरत वाली चीजें हैं, या फिर आपके जो डेली बेसिस पर जो आप गुड्स का यूज कर रहे हैं, वो सारे गुड्स आपके 5% वाले स्लैब में आएंगे। और जो भी आप सामान्य ऐसी वस्तुएं जो कि थोड़ा लग्जरियस टाइप का कह सकते हो, वो जो होंगे वो आपके 18% स्लैब में आएंगे। लेकिन जो अल्कोहलिक है या फिर जो ऐसे आप तंबाकू हो गया, ये सब जो चीजें यूज कर रहे हैं जिसपे जरूरी भी है लगना, जिसको आप सिन प्रोडक्ट बोलते हैं, सिन टाइप गुड्स बोलते हैं,
ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके ऊपर 40% का स्लैब लगेगा, मतलब 40% इस पर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा हो पाएगी। और लोग, क्योंकि ये महंगा है, क्योंकि 40% ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा टैक्स है, तो इसके वजह से क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, तो हेल्थ भी सिक्योर हो सकेगी और सरकार को ज्यादा इनकम भी हो सकेगा। ठीक है, तो ये 40% इसके विशेष स्लैब है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जैसे तंबाकू हो गया, इन सबको कम से कम किया जा सके। क्लियर है आप सभी लोगों को? बदलाव का असर यह रहेगा कि 12% स्लैब के अंदर 99% वस्तुएं आती थी, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ 5% आएंगी। इसके बाद आप सभी को बता दो 28% स्लैब के अंदर 90% वस्तुएं थी, अब जो कि 18% में आएंगी वो सामान। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी वस्तुओं का जो दाम है वो कम हो सकेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो ये जो है आप सभी लोगों का, हमारा भारत देश जो है ना, वो 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू किया था। पहला एक ऐसा देश था जिसने जीएसटी लागू किया था, वो था फ्रांस। पहला देश कौन था? फ्रांस था। 1954 में इस जीएसटी को लागू किया गया था उसके द्वारा। हमारे देश के अंदर जो सुझाव लेकर आया गया था जीएसटी के बारे में, वो विजय केलकर समिति के द्वारा लेकर आया गया था। और इसका मेन आउटलाइन जो तैयार किया गया था, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो असीम दास गुप्ता जी थे। ये सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ये पूछे जाते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं ज्यादा, बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स थे ना, कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, अब मतलब वो आपके सर्विस टैक्स लगाया जाता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था, बड़े अलग अलग तरीके के टैक्स थे। उन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स होना चाहिए, वो था जीएसटी। इसी वजह से इस जीएसटी को लेकर आया गया था। लोकसभा में पेश ये जो था, ये 3 अगस्त 2016 को हुआ था आपका जीएसटी, और राज्यसभा में पेश 8 अगस्त 2016 को हुआ। राष्ट्रपति को जो मंजूरी है इस जीएसटी को लागू करने के लिए 8 सितंबर 2016 को मिली थी, और फाइनली जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। और लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका असम था। ठीक है, जीएसटी को लागू करने वाला असम पहला राज्य था। लागू करने वाला जो सबसे अंतिम राज्य था वो जम्मू एंड कश्मीर था। और जीएसटी परिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद आर्टिकल 279 ए के द्वारा जो है किया गया था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसके 3 हिस्से होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और जो आईजीएसटी होता है वो तब लगता है जब एक राज्य से सामान दूसरे राज्य में जा रहा होता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? जिसमें स्टेट और सेंटर का बराबर बराबर हिस्सा होता है। इसके 4 कैटेगरी थी, जिसमें आप सभी को बता दूं, जीएसटी परिषद के अंदर जो सदस्य हैं वो कुल 33 हैं, और इसके जो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, ठीक है, जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो कि रिसेंट में, अभी करंट में आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। समझ में आ रही बात? तो कंप्लीट ये जानकारी जो है जीएसटी की आप सभी को उम्मीद करता हूं मिल गई होगी। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने वो नॉलेज बूस्टर सीरीज, जो कि 1 से 2 मिनट लगता है, फिर सेशन को एंड करेंगे। देखिए साथियों, यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सवाल। अभी तक आप सभी ने ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखा होगा, क्या? ये ड्रीम 11, रमी सर्कल, आपका ड्रीम 11 सर्कल, पता नहीं कौन कौन से ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग एप्स थे। ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स थे, इसमें दिक्कत क्या होती थी, जो लोग थे, आम पब्लिक थे, उनको एक लालच मिलता था कि यहां से वो करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, जिसके वजह से अपने पैसे वो इन गेमिंग एप्स में लगाते थे, जिसके वजह से बहुत भारी नुकसान उनको देखने को मिलता था। और उसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कर लेते थे। कम से कम इस साल की अगर हम लोग रेंज देखें, ये लागू ही इसीलिए किया गया था, इस साल 32 लोग ऐसे सिर्फ इन गेमिंग एप्स की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। और ये रिपोर्ट आप सभी को बताऊं तो 2024-25 की रिपोर्ट बताऊं, अप्रोक्स 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख नहीं, अप्रोक्स कम से कम 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस गेमिंग एप्स के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसको 20,000 करोड़ लोग, 20,000 करोड़ रुपए जो है इनके डूब चुके थे, ऐसे इन 45 करोड़ लोगों के। इसके वजह से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके थे, जिसके वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते थे। तो अब एक ऐसा बिल लागू कर दिया गया है आपके संसद के अंदर, जिसके वजह से अब कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स नहीं खेल पाएंगे, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति खेला जाता है, अगर कोई व्यक्ति खेला पाया जाता है इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स को, तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना,
3 साल तक की जेल है अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है। अगर वो दूसरी या बार बार पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आपका 3 साल की 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए की जुर्माना इसके ऊपर लगाया जाएगा। और बहुत ही बढ़िया ये एक्शन लिया गया है आप सभी युवकों के लिए, क्योंकि हमारा यूथ जो है ना और हमारे जो इन जनरल पीपल हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं इन ऑनलाइन गेमिंग्स पे, चाहे वो रमी सर्कल है, पोकर है, अलग अलग जो सट्टेबाजी वाली गेम्स होते हैं, ड्रीम इलेवन है, ड्रीम सर्कल है, माई इलेवन सर्कल है, ये तरह तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाई है। और ये ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में बहुत नुकसान इन्होंने अपना देखा है, यहां तक कि सुसाइड लोग कर ले रहे थे। तो जरूरी था इस रेगुलेशन को लेकर आना। बाकी आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं इस एक्शन को लिया जाना कितना सही रहा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोगों को बता दूं इसका मेन एम क्या था कि जो आपका, अच्छा एक चीज और आप सभी लोगों को इसके अंदर मैं आप सभी को समझा दूं। देखिए इसका तो मेन एम था कि भाई रियल मनी जो गेमिंग है उसको रोकना, लेकिन साथ ही साथ इसका मेन एम ये भी है कि लोग इस गेमिंग की वजह से ज्यादा सोशलाइज नहीं होते थे। तो अब इससे क्या होगा, सोशल एक्टिविटी लोगों की बढ़ सके, ये महत्वपूर्ण है, और फिजिकल गेम्स में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके, ये भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस एक्ट को लेकर आने का। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला आप सभी के सवाल की बात करें तो, सॉरी सवाल नहीं, इसके बारे में थोड़ा बात करें तो ये जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल है ये 2025 का ये पास कर दिया गया है, जिसमें संसद की स्थिति ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसको पास कर दिया गया है, जिसमें मेन एम है कि रियल मनी गेमिंग जो है इसको कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया जाए, और ई स्पोर्ट और आपका दूसरा क्या नाम है, ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को और भी ज्यादा लोगों तक बढ़ावा दिया जा सके, लोग फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो, ना कि ऐसे रियल गेमिंग एक्टिविटी के अंदर जहां पे अपने आप को वो कहीं ना कहीं बहुत बंद बंद सा महसूस करते हैं, जहां पे उनको भारी नुकसान देखने को मिलता है, जहां पर उनको एक सट्टेबाजी तरीके का व्यक्ति देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये आपका लेकर आया गया है, और इससे क्या होगा, डिजिटल इनोवेशन भी बढ़ सकेगा। ये इस एम के साथ एक्ट लेकर आया गया है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे कौन कौन से गेम्स इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, याद रखिएगा, कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ध्यान रखिए कौन कौन से इसके अंदर है, कौन कौन से स्पोर्ट इसके गेम्स जो है वो बैन किए गए हैं। कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स है, रमी सर्कल है, माई ड्रीम इलेवन है, और कौन कौन से थे आपके, ऑनलाइन लॉटरी है, पोकरबाजी है, रमी है, ये सारे पोकरबाजी रमी ये सारे बैन कर दिए गए हैं भैया। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या था, देखो इसमें लोग क्या करते थे, किस लालच में ऐसे गेम्स क्यों खेलते थे। इसमें बोला जाता था कि आप पैसे लगाइए या आप इस गेम को खेलिए, लोगों को यही तो लालच दिया जाता था। यहाँ पे लोगों को लालच दिया जाता था कि आप आइए इस गेम को खेलिए और नगद पुरस्कार पाइए और करोड़पति बन जाइए। इस एम के साथ ये गेम के अंदर लोग यहाँ पे लालच में आते थे और करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर जाते थे, और जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस डिप्रेशन होता था और नशा एक तरीके का बन गया था और लोग सुसाइड कर लेते थे। इस तरीके का ये आपका पोकरबाजी और ये सब गेम उल्टा सीधा चीजें जो थी। आप सभी को बता दूं, मेन एक देखिए एक चीज आप सभी को समझना है कि यहाँ पे देखिए खिलाड़ियों को मेन अपराधी के रूप में जो है नहीं माना गया है। यहाँ पे खिलाड़ी को इस नशे से बचाया जा सके, और जो खिलाड़ी इसकी वजह से पीड़ित हो रहा है इन रियल गेमिंग वर्ल्ड के वजह से, रियल गेमिंग एप्लीकेशंस की वजह से, उससे बचाया जा सके। मेन एम ये रखा गया है। पहली बार उल्लंघन अगर कोई करता है तो मैंने बताया था ना कि 3 साल की जेल दी जाए, जेल करी जाएगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और बार बार अगर कोई उल्लंघन करता है तो 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा उन सभी व्यक्तियों पे। तो ये हुआ आज का सेशन हमारा पूरा। आप सभी लोगों के साथ अब शुरुआत करते हैं आपके हाल ही में कुछ ऐसे समिट्स हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समिट से रिलेटेड आपके सवाल आते आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार 2 मिनट के अंदर देखते हैं कौन कौन से समिट्स अभी रिसेंट में हुए हैं। तो आप सभी देखेंगे भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 का ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। साथ ही साथ फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। 17th ब्रिक्स समिट जो है वो आपका रायो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर हुआ है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज प्रेसिडेंट्स आपका गुरुग्राम नोएडा की इंडिया के अंदर किया गया है। 91 जो G7 का समिट है 2025 का, वो कनाडा के अंदर हुआ है। और बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का बॉन जर्मनी के अंदर हुआ है। और स्त्री समिट जो है 2025 का, वो हैदराबाद के अंदर हुआ है। चलिए, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सेशन थे। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपके स्क्रीन पे जो है, इस सवाल का आप सभी लोगों ने होमवर्क देना है। होमवर्क के लिए है आप सभी के लिए सवाल, फ्रैंक कैप्रियो कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट कंपैशनेट जज हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये होमवर्क के लिए आप सभी का सवाल है जो कि अभी जस्ट पढ़ाया है। तो इस उम्मीद आशा के साथ आज का मैं ये सेशन खत्म करता हूं। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाए, तो इस पीडीएफ के लिए आप सभी लोग अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें पॉजिटिव बनाता है, मुझे सकारात्मक बनाता है और भी ज्यादा मोटिवेट करता है आप सभी के लिए अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर आने के लिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और बाकी जैसा भी लगा हो मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अपने बच्चों के साथ मतलब ये है कि अपने साथी लोगों के साथ जो साथ में और प्रिपेयर कर रहे हैं आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सभी लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।